Everyone, welcome to Clad Possible. In this particular video, we are going to discuss the recent elections of Maldives. मालदीव्स में जो चुनाव हुए हैं उसके लिए भारत के और इंडियन ओशन रीजन के लिए बहुत खासा असर पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया जो है वो मालदीव्स को अपना इंपॉर्टेंट मैरीटाइम पार्टनर मानता है। मैरीटाइम नेबर तो है पर मैरीटाइम पार्टनर भी मानता है। अब दो कैंपेन्स चलती हैं मालदीव्स में, एक इंडिया फर्स्ट, दूसरी इंडिया आउट। तो इंडिया फर्स्ट और इंडिया आउट जो है वो ऑब्वियसली मालदीव्स का पॉलिटिकल स्टैंड बताता है, और जो बदलते डिप्लोमेटिक पार्टीज़ के चलते आपके फॉरेन रिलेशंस भी काफ़ी तेज़ी से चेंज होते हैं। जैसे इंडिया में भी अगर आप देखें तो इस समय जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो बहुत हद तक प्रो वेस्टर्न रहती है और अमेरिका के साथ पार्टनरशिप को, कोalition को प्रमोट करती है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, जब कांग्रेस थी तो हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो लॉजिक है वो काफ़ी टाइम पे चलता था, यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक्सटर्नल रिलेशंस में काफ़ी खासा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए मालदीव्स में भी चुनाव हुए और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं अबू सॉली, वो हार गए हैं। मोहम्मद मुइज़ो नाम के व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। तो क्या है, इस इलेक्शन की वजह से इंडियन ओशन रीजन में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, किस तरीके से पावर पॉलिटिक्स और पावर डायनेमिक्स जो है वो चेंज होने वाली है, उसके ऊपर हम अभी यहाँ पे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो मालदीव्स की सबसे पहले बात करें तो हाउ वेल इट इज़ कनेक्टेड टू इंडिया। तो मालदीव्स की कैपिटल माले है, एंड यू कैन सी दैट ये हमारे मिनिकॉय लक्षद्वीप आइलैंड से काफ़ी पास है, राइट। लक्षद्वीप आइलैंड से काफ़ी पास है ये, और इसमें मिनिकॉय आइलैंड जो है, मिनिकॉय, दैट इज़ वेरी क्लोज टू मालदीव्स, एंड टू एन एक्सटेंट यू विल फाइंड दैट इट इज़ वेरी क्लोज टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। सो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि मालदीव्स जो है वो इंडिया का मैरीटाइम पार्टनर है अदर देन श्रीलंका। सो इंडिया हैज़ अराउंड 9 नेबर्स। इंडिया हैज़ 9 नेबर्स एंड 7 of them are land based and 2 of them are water based. So out of these 2 water based, Maldives is one of them. And there is a very convenient flight to and fro from Maldives. 5,500 रुपये में you can easily flow from Kochi to Malé. Now let us look into the aspects of the relationships between India and Maldives. So very first you will find that India and Maldives are very close maritime neighbors. Why? Because जब 2004 में जब सुनामी आई थी तो Maldives actually, in fact श्रीलंका and Indonesia as well looked up to India to provide humanitarian assistance and disaster relief, HADR operations। कभी कुछ भी मैरीटाइम आपदा हो जाए, टाइफून आ जाए, मतलब साइक्लोन आ जाए मालदीव्स में, बाढ़ आ जाती, एनीथिंग लाइक दैट, तो इंडिया इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। सो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर मालदीव्स, right? So this is the India's relation with Maldives, and India is also the net security provider to Maldives, because Maldives के पास अपनी कोई भी stationed navy या stationed air force नहीं है। It's an archipelago, it's a group of islands which is 800 kilometer away from the Kochi, and India recognizes Maldives as an integral part of its neighborhood first policy। हम मालदीव्स को neighborhood first policy का एक अहम हिस्सा मानते हैं। मालदीव्स को ब्रिटिश कंट्रोल से आज़ादी वही 1965 से 66 के दौर में मिली। हालांकि ब्रिटिशर्स ने 1932 के बाद से मालदीव्स पे ध्यान देना काफ़ी तो रूप से कम कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली वो वॉर प्रिपरेशंस में था, वर्ल्ड वॉर 2 की प्रिपरेशंस में था, और आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पे भी 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लागू तो किया गया पर उसका काम कभी आया नहीं। तो जिस तरीके से उसने इंडिया सीलोन को ब्रिटिश इंडिया ने वैकेट कर दिया था, मालदीव्स को भी 1932 में एक तरीके से वैकेट कर दिया था, लेकिन 1965-66 के दौर में फॉर्मली सॉवरेनिटी ग्रांट की गई है मालदीव्स को। श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है, अब यहाँ पे एक पावर पॉलिटिक्स होती है, तो एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ मालदीव्स है, तीसरी तरफ श्रीलंका है, राइट। इनके बीच में पावर टसल जो है आपस में चलता रहता है, और साथ में अभी हाल फिलहाल नया प्लेयर आ रहा है चाइना। चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है, कह रहा है कि वो मोतियों की माला बुन रहा है चाइना इंडियन ओशन में, इंडिया के चारों तरफ। तो चाइना एक नया तरह का पावर पॉलिटिक्स प्ले करने आ रहा है। इंडिया को हमेशा से सपोर्ट करता हुआ आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल एज यूके, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके का बहुत ही पास में एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया। तो डिएगो गार्सिया उनका नेवल बेस है अमेरिका का और यूके का। तो इनके बीच में रिलेशंस जो हैं वो एक कह सकते हैं कि चाइना और अमेरिका का जो पावर डायनेमिक्स है ना, वो इंडिया की जगह पे एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट हैड इंटरफेयर्ड ऑलवेज इन मालदीव्स पॉलिटिक्स क्वाइट ऑफन, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ मालदीव्स। हाल फिलहाल में थाईलैंड है, याद रखिएगा, थाईलैंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल और उसके हिसाब से लार्जेस्ट पार्टनर है, लेकिन श्रीलंका कंटिन्यूज, बिकॉज हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, समुद्री तट पे काफ़ी पास है, तो इट कंटिन्यूज टू प्ले अ मेजर रोल इन द मालदीव्स पॉलिटिकल रिलेशंस।
Now, the interest recently had gathered around Maldives recently because Mohammad Muizzu has won the presidential elections on September 30th, 2023. This is the part of the current affairs, so we are going to discuss that. सो द ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ मालदीव्स, एक्चुअली बात करें मालदीव्स में लोग आए कहाँ से, तो कहते हैं ओरिजिनल सेटलर्स के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता है, पर हाँ इतना कह सकते हैं कि ओरिजिनल सेटलर्स जो हैं वो द्राविडियंस जो साउथ इंडिया से थे उस टाइम पे 4th सेंचुरी BC के दौरान, अराउंड यू कैन से 300 टू BC के अराउंड द्राविडियंस साउथ इंडिया से समुद्री रास्ते से वहाँ पहुँचे, फिर बाद में इंडो आर्यंस आए, तो इंडो आर्यंस भी वहाँ पे सेटल हुए। मालदीव्स का मेन रिलीजन एक टाइम पे बुद्धिज़्म हुआ करता था, बिफोर इस्लाम केम टू पिक्चर, बुद्धिज़्म वाज द स्टेट रिलीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि जो उसकी लैंग्वेज है मालदीव्स की, जिसको मालदीवियन कहा जाता है, दिवेही, वो इंडो आर्यन ओरिजिन की है। तो भाषा के आधार पे, क्योंकि देखिए लैंग्वेज जो होती है, लिंग्विस्टिक जो डेट होती है आपकी, वो ट्रू डेट होती है, यानी कि जो भाषा आप बोलते हैं वो धर्म के हिसाब से बदलती नहीं है ना। तो भाषा देखें तो आप देखेंगे इंडो आर्यन ओरिजिन की है। इसका मतलब एक टाइम पे इंडो आर्यंस का जो प्रभुत्व था, जो डोमिनेंस था उस एरिया में, जो रहते थे, जो इन्हाबिटेंट्स थे, आप कह सकते हैं कि इस्लाम के पहले इट वाज बुद्धिज़्म एंड इंडो आर्यन पीपल वर लार्जली लिविंग इन मालदीव्स। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मालदीव्स में जो राजा था उसने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज मोरक्कन ट्रैवलर, आपने सुना होगा इब्न बतूता का नाम, आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा, तो ये मोरक्को से चले थे और इन्होंने काफ़ी जगह पे इस्लाम प्रमोट करने की, फैलाने की कोशिश की थी, और बहुत सारे राजा लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया था इन लोगों ने कि इस्लाम एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ तक ये सिर्फ साउथ एशिया की बात नहीं है, ये तो पोप को भी एक टाइम पे कन्वर्ट कराने के लिए पहुँच गए थे। और हमारे यहाँ पे अगर आप बात करें, जैसे आगरा जब कैपिटल बना इंडिया में, तो आगरा वॉज नॉट द कैपिटल ऑलवेज। कन्नौज के राजा जो थे, जो हिंदू राजा थे, वो हिंदू धर्म सभा कराते थे और महाधर्म सभा कराते थे। तो उस टाइम पे वो भी काफ़ी सारे रिलीजन्स को, रिलीजियस प्रीचर्स को बुलाते थे। तो उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी सबको बुलाया जाता था। तो मुस्लिम्स जो थे, इस्लाम जो है एक टाइम पे सॉफ्ट कन्वर्जन अपने ट्रैवलर्स भेज के, बड़ी बड़ी कहानियाँ बता के लोगों को कन्वर्ट कराता था। तो किंग जो था मालदीव्स का, उसने भी इस्लाम को कबूल लिया। अब पुराने टाइम में ऐसा होता था कि जो राजा का धर्म है, जो द किंग्स रिलीजन इज़ द स्टेट्स रिलीजन, इज़ द कोर्ट्स रिलीजन, एंड एवरीबडी हैज़ टू एक्सेप्ट इट। तो राजा ने इस्लाम कबूल लिया बुद्धिज़्म छोड़ के, तो लोगों ने भी इस्लाम कबूल लिया बुद्धिज़्म छोड़ के, और इस तरीके से मालदीव्स में इस्लाम आया, राइट। सुल्तान मोहम्मद शमसुद्दीन इस्कंदर III, या ये नाम याद रखिएगा, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सुल्तान मोहम्मद शमसुद्दीन इस्कंदर III, he was the first person to introduce the constitution of Maldives during 1931-1932। यानी कि इस टाइम पे आप देख सकते हैं सल्तनत यहाँ पे हुकूमत में थी, ठीक है। फिर 1953 में क्या हुआ, सल्तनत को एबॉलिश कर दिया गया और आमीन दीदी नाम के व्यक्ति ने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया। रिपब्लिकन का मतलब ये होता है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, है ना, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कंट्री को की देख रेख करेगा, और दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शैल बी बाउंड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के से बंधा हुआ होगा, इसके पास अनलिमिटेड पावर्स तो नहीं होंगी। तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत ही रीसेंट है, मालदीव्स में 1953 में है, एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ मालदीव्स। याद रखिएगा, आमीन दीदी। आर यू गेटिंग दिस? सो फिर उसके बाद क्या हुआ, आमीन दीदी के आने के बाद 1953 में फिर उनको ऑब्वियसली तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। 1954 में एक मिलिट्री कू हुआ, लेकिन 1957 तक इस कू को स्टेज करने की कोशिश की गई। लेकिन 3 साल के बाद इब्राहिम नासिर नाम का व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट बनता है और पावर में रहता है 1978 तक। सो इब्राहिम नासिर बिकेम द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। फिर मालदीव्स को इसी सिलसिले में 1965 में ब्रिटिशर्स ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दी। लेकिन सवाल ये आ रहा है फिर, अच्छा ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, तो इंडिया यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह कैसे एंटर किया? आफ्टर ऑल ऐसा क्या इवेंट है दैट अलाउड इंडिया टू एंटर इनटू मालदीव्स एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर? तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अपनी मर्जी से नहीं पहुंचा था। 1988 में राजीव गांधी के दौरान राजीव गांधी की गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगा गया था। राजीव गांधी ने इंडियन पार्लियामेंट में, लोकसभा में कहा था कि मालदीव्स में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि उसी सिलसिले में एक LTTE नाम का, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम नाम का एक संगठन था जो श्रीलंका में सरकार गिराने की कोशिश कर रहा था। और इसी के टुटपुंजिए जो छोटे मोटे गैंग थे, वो था प्लॉट जो कि मालदीव्स में इसी तरह का मिलिट्री को करने की कोशिश कर रहा था। तो तमिलियंस जो थे, क्योंकि उन्होंने विद्रोह कर दिया था एक टाइम पे, तो 1988 में राजीव गांधी की सरकार
काफ़ी ज़्यादा सशंकित थी कि इंडियन ओशन रीजन में जो पावर प्ले है वो किस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा अगर हमने इंटरवीन नहीं किया तो। हालांकि श्रीलंकन गवर्नमेंट उस टाइम पे जयवर्धने की सरकार जो थी वो मदद करना चाहती थी मालदीव्स की, लेकिन इंडिया इतना बड़ा मैरीटाइम नेबर है, इतना बड़ा एयरफोर्स है उसके पास, इतना बड़ा नेवी था उस टाइम पे, तो जब उसने इंटरवेंशन करने की बात कही तो श्रीलंका 4 कदम खुद को पीछे कर लिया। तो 1988 में मालदीव्स में जो अटेम्प्टेड कू था वहाँ पे भारत ने काफ़ी मदद की उनको ये कू को सबसाइड करने में। और मालदीव के पास क्योंकि अपनी नेवी और एयरफोर्स नहीं है तो वो हाल फिलहाल इंडिया पर रिलाई करता है, इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी सर्विस जो है उसकी, जिसमें कि बहुत कम जवान हैं, वो उस टाइम पे प्राइमरी फोर्स हुआ करती थी, 1400 जवान थे, तो 1400 जवान क्या ही करते, तो इसीलिए इंडिया को वहाँ पे बुलाया गया। फिर श्रीलंका के प्रोटेस्टेंट्स ने मालदीव के प्रेसिडेंट गायूम पे भी एक बार को कू स्टेज करने का कोशिश किया, लेकिन इस टाइम पे राजीव गांधी की सरकार ने काफ़ी हद तक इस कू को सबसाइड करा दिया। फिर प्रेसिडेंट गायूम जो है वो 1978 से लेकर 2008 तक पावर पे रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इब्राहिम नासिर जो हैं वो 1978 में जब प्रेसिडेंट बने तो इसके बाद मिलिट्री कू के चलते उनको छोड़ना पड़ा और प्रेसिडेंट गायूम जो है वो पावर में आए। हाउएवर इसकी वजह से इंडिया और मालदीव्स तो साथ आ गए, क्लोज आ गए, लेकिन श्रीलंका जो है वो मालदीव से दूर चला गया। श्रीलंका हैज़ डिस्टेंट इटसेल्फ फ्रॉम मालदीव्स। तो ये यहाँ पे देखने वाली बात है कि इंडिया ना चाहते हुए भी अपनी सिक्योरिटी के चलते मालदीव्स में एंटर किया है। एनीवे, सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मालदीव्स में चुनाव हुए हैं, तो अभी जो करंट टर्न ऑफ इवेंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में लेके चलना चाहिए, विथ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन आपका ये स्कोप तो बहुत लिमिटेड है कि मालदीव्स के बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पूछी जाएगी, लेकिन आफ्टर ऑल करंट इलेक्शंस का क्या इम्पैक्ट है दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। सो मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जो इंडिया की मिलिट्री परमानेंटली आइलैंड्स में हमारे मौजूद है हम इनको बाहर फेंकेंगे, वी डू नॉट वांट देम इन द कंट्री। मोहम्मद मुइज़ो की जो पार्टी है दैट इज़ पीपल्स नेशनल कांग्रेस एंड प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, इन दोनों की संगठन है और इन्होंने हमेशा से ये मेंटेन किया है, पोस्चर मेंटेन किया है कि हमारी कैपिटल रीजन में माले में किसी भी फॉरेन कंट्री की मिलिट्री का परमानेंट प्रेजेंस जो है हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है। लेकिन फॉर्मर प्रेसिडेंट जो इबू सॉली थे वो प्रो इंडिया थे और वो बहुत हद तक भारत पे रिलाई करते थे, लेकिन मोहम्मद मीज़ो की जो कोalition है वो प्रो चाइनीज़ है। तो ऑब्वियसली इंडियन ओशन में चाइना का बढ़ते प्रभुत्व के चलते भारत को तो कहीं ना कहीं मैरीटाइम डोमिनेशन में प्रॉब्लम होगा ही होगा। हाँ, लेकिन जब भी हम मैरीटाइम डोमिनेशन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ इंडिया का होगा इंडियन ओशन रीजन में, तो हम भी एक तरह से बायसनेस शो करते हैं और इसको कह सकते हैं कि ये नया दौर है इंडियन हेजेमोनी का इंडियन ओशन रीजन में। तो ऑब्वियसली पावर पॉलिटिक्स तो होगी ही होगी, कौन चाहेगा कि आज काया छोकरा पूरे हिंद महासागर पे राज करे। तो छोटे मोटे आइलैंड कंट्रीज़ जो हैं कुछ हद तक भारत को एक अच्छे नज़रिए से भी देखते हैं, लेकिन अगर उनके विपक्ष की बात करें तो वो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे जिस तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस फ़र्क पड़ता है तो उन कंट्रीज़ में भी ऐसा होता ही है। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है इबू सॉली MDP के, दैट इज़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ये हार गए चुके हैं चुनाव और इनका ही पर्टिकुलर स्टैंड था कि हमेशा वो भारत को आगे रखते थे। तो अभी हमारे सामने जो टाइटल था ताकि इंडिया फर्स्ट वर्सेस इंडिया आउट कैंपेन में क्या किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी चेंज होगी, तो सबसे पहला सवाल तो आता है कि इब्बू सॉली जो इतने टाइम से अगर राष्ट्रपति थे, पिछले 5 साल से तो थे ही, 2013 से लेके 2018 से लेके 2023 तक, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ। तो एक्चुअली ये मालदीव्स की डेमोक्रेटिक पार्टी जो है इसमें वैचारिक मतभेद, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने की वजह से इलियास लबीब नाम का व्यक्ति जो है वो अलग हो गया इनसे और उसने जो है वोट काट दिए, 7% वोट्स लेके वो अलग हुआ और ऑब्वियसली बहुत ही 8% से, अगर आप देखेंगे मोहम्मद मुइज़ो तो 8% वोट के डिफरेंस से जीते हैं। यानी कि अगर ये इलियास लबीब अगर इबू सॉली के साथ रहता तो किसी तरीके से भी कोई चांस नहीं था कि मोहम्मद मुइज़ो जीतते, राइट। तो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के जो लीडर हैं अब्दुल्ला यामीन, वो अभी फ़िलहाल जेल में हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन जो है 2021 में चलाया था और यही वो सेम पार्टी है जो पीपल्स नेशनल कांग्रेस के को सपोर्ट करती है, जिसमें मोहम्मद मुइज़ो जो है अभी चुनाव जीत चुके हैं। मालदीव जो है भारत का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सार्क के अंदर हुआ करता था, तो सार्क को 2016 के बाद से भारत ने इंपॉर्टेंस नहीं दी है और कि एक तरीके से सार्क की मीटिंग ही नहीं हो रही है, तो सार्क के अंदर मालदीव्स का महत्व खत्म हो चुका है। इनफैक्ट
इंडिया ने नया ऑल्टरनेटिव प्रिपेयर कर लिया है सार्क का बिम्स्टेक, जिसमें श्रीलंका जो है एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में देखा जाता है। 2022 में आपने देखा था कि बिम्स्टेक का 5th समिट हुआ था और बिम्स्टेक ने अपना चार्टर अडॉप्ट कर लिया है। तो बिम्स्टेक में 7 मेंबर्स हैं, वहीं सार्क में 8 हुआ करते थे। तो और सार्क में मालदीव्स था, बिम्स्टेक में मालदीव्स का प्रेजेंस नहीं है, राइट। तो इंडिया फिर भी अपनी एक रीजनल ग्रुपिंग के अंदर ना सही लेकिन अपनी परमानेंट प्रेजेंस मालदीव्स में रखता है। लेकिन एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है, राइट, ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात एंटी इंडिया कैंपेन चला, ये बहुत टाइम से चल रहा है। जब भी अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गाउम जो हैं पीपीएम पार्टी के, जब से ये पावर में थे 2013 से, तब से ये बात चल रही है। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन जो हैं पीपीएम के 5 साल के रूल में डिटोरिएट करे हैं और एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है बढ़ा है। लेकिन ऐसा क्यों, इसका ट्रिगर क्या है? तो सन 2010 में और सन 2015 में भारत ने ध्रुव एडवांस हेलीकॉप्टर्स दिए थे ऑब्वियसली मालदीव्स को। और फिर जब 2013 में जब सरकार बदली तो उस सरकार ने कहा कि इंडिया आप अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को प्लीज़ वापस ले जाइए। तो भारत ने ये हेलीकॉप्टर्स वापस लेने से मना कर दिया। भारत ने ये कहा कि आप ये हेलीकॉप्टर्स को ओशन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में, मैरीटाइम सर्वेलेंस में और पेशेंट्स को एयरलिफ्टिंग करने में हेल्प करेगा आपको, तो आप इसको अपने पास रखिए, हमें वापस मत दीजिए। और इसकी वजह से जो मन में शंका है पीपीएम पार्टी के अंदर, पीएनसी पार्टी के अंदर मन में जो शक था कि इंडिया अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेज रहा है, ऑब्वियसली जब एयरक्राफ्ट भेजा तो भाई देखो पायलट्स भी भेजा इंडिया ने अपने, क्योंकि मालदीव्स के आर्मी ऑफिसर्स को, नेवल ऑफिसर्स को तो उड़ाने आता नहीं है। तो पायलट्स जो है मालदीव के पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, के बहाने से इंडिया के पायलट्स, इंडिया की मिलिट्री, इंडिया के एयरक्राफ्ट्स सब मालदीव्स में प्रेजेंट हैं और ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमैटिक इशू बन रहा है। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये अद्दू अटोल और हानी माधू में मौजूद हैं। पीपीएम पीएनसी कंसीडर करता है कि ये जो प्रेजेंस है ये कहीं ना कहीं इंडिया अपना डोमिनेशन शो करना चाहता है। और यामीन सरकार जो है सन 2016 से इस पर बहुत ही सख्त है। लेकिन फिर क्या हुआ, पावर पॉलिटिक्स अगेन वापस से चेंज हो गई जब 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सौली आए। इब्राहिम मोहम्मद सौली ने इन सभी चीज़ों को क्या किया, नज़रअंदाज किया और कहीं ना कहीं इन हेलीकॉप्टर्स के स्टे को एक्सटेंड किया और इनफैक्ट भारत से कहा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको वापस लेने की, अगर आप हमें और मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए, राइट। लेकिन जनता का ये कहना है कि जो अबू सौली हैं, जो सौली की सरकार है ना, वो फैक्ट्स छुपा रही है। देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी, किस तरह के एग्रीमेंट्स वो भारत के साथ कर रही है इसके बारे में मालदीव के जनता को कुछ पता ही नहीं है। तो यामीन की सरकार जो है जब वो पावर में थी 2013 से लेकर 2018 के दौरान, तो 2017 में यामीन और गाउन की पार्टी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया चाइना के साथ, यानी वो अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना चाहते हैं चाइना के साथ। और वहीं अबू सौली जो है वो इंडिया का प्रेजेंस चाहते हैं। तो इंडिया को भी 2017 में बड़ा तकलीफ हुआ था इस बात से कि मालदीव्स हमारा मैरीटाइम नेबर होने के बाद भी चाइना के साथ अपनी इकोनॉमी को क्यों इंटीग्रेट करना चाहता है। ऑब्वियसली मजबूर होगा, इंडिया के पास उतना पोटेंशियल नहीं है रिसोर्स का और इन सब चीज़ों का, हालांकि हाल फिलहाल वो कर रहा है। इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स रिसोर्स बेस सो दैट हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के आगे भी एक नेट इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला रास्ता चुन सकें। लेकिन फिलहाल तो ये डिफिकल्ट नज़र आ रहा है। तो प्रेसिडेंट सौली आफ्टर 2018 हैड ओपनली प्रोजेक्टेड इंडिया फर्स्ट, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट दे वांटेड टू बिल्ड, राइट। अब 2019 में क्या हुआ, एस जयशंकर गए और वहाँ की जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके साथ हमने यूटीपी हार्बर प्रोजेक्ट साइन किया। व्हाट इज़ यूटीपी हार्बर प्रोजेक्ट? उथरू थिलाफालू कोस्ट गार्ड डिफेंस हार्बर डील इन 2018. Now this covers the permanent military presence of Indian military in Maldives, right? This covers the permanent military in Maldives. याद रखिएगा, एक फैक्ट के रूप में याद रखिएगा कि इंडिया जो है, इंडिया कंसीडर्स मालदीव्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर, राइट। और हमारे और मालदीव्स के बीच में जो एनुअल एक्सरसाइज कंडक्ट होती है नेवी की, उसको एकाथा कहते हैं, एक्सरसाइज एकाथा। ये आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, राइट। और नेवल एक्सरसाइज होने का मतलब ये है कि ये नेवल सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियसली आपस में एक स्टेबल रिलेशन को मेंटेन, और हमारे और मालदीव्स के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, द मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज़ कंडक्टेड इज़ कॉल्ड एज एकूवेरिन। एकूवेरिन, ये याद रखिएगा। इंडिया ने ऑपरेशन कैस्टर कंडक्ट कराया था, इंडिया ने ऑपरेशन कैस्टर कंडक्ट कराया था फॉर ऑब्वियसली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग सुनामी। याद रखना है आपको 2004 में, वो भी हमने मालदीव्स में ही कराया। मालदीव्स की जो करेंसी है उसको आपको याद रखना है, मालदीव्स की करेंसी इज़ रुफिया,
और ये याद रखिएगा कि जो करेंसी है वो क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं हाई कमीशन के माध्यम से 1972 से हैं, और दोनों कंट्रीज़ ने हाई कमीशन जो हैं वो अपने मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो ये सभी फैक्ट्स जो हैं वो आपको याद रखना चाहिए इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में। और इसी के साथ हमारा आज का जो छोटा सा सेशन है वो ख़त्म होता है। एक चीज़ आपको बेसिक मुझे बतानी है यहाँ पे कि इंडिया ने, क्वेश्चन के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा दैट इंडिया ने मालदीव्स के साथ, इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक ग्रेटर माले प्रोजेक्ट साइन हुआ है। देयर इज़ दिस ग्रेटर माले प्रोजेक्ट दैट इज साइंड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। ये ग्रेटर माले प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट कितना है, व्हाट इज़ द बजटरी एलोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर project, the greater Male project, and your options I am going to write down here, right? Your options are here. सबसे पहले option A, this is somewhere around $200 million, $200 million. B is $500 million, $500 million. C is $800 million, $800 million. And D is roughly $1 billion. सो इंडिया ने ग्रेटर माले प्रोजेक्ट में मालदीव की सरकार के साथ कितना बजटरी एलोकेशन किया है वो याद रखिएगा। एक्सरसाइज जो हमारी है एकाथा एक्यूवेरिन, रूफिया 1972, ऑपरेशन कैस्टर, और इस समय जो पार्टी है उसके लीडर के नाम आप याद रख सकते हैं। सो दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज सेशन। कीप हसलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।